हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी क्लासेस पे जो है लुसेंट सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग कवर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लुसेंट सीरीज को कवर करिए और अटेंड करिए, ताकि आपके एग्जाम में 4 चांद लग सके और अच्छे से स्कोर आप कर सके। ओके, ये जो है लेक्चर नंबर 9 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 8 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ओके, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश को पढ़ने से पहले जो है आपको वंश के बारे में बता देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो है टोटल 5 वंश शासन किया था। ओके, अगर आप सीक्वेंस कवर करना चाहते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख के आप आगे का वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो वैसे हम रिकॉल कर देते हैं पीछे वाला थोड़ा सा। तो दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश शासन किया था। ट्रिक क्या था, तो ट्रिक इसका बताई भी थी, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, और गो से क्या हो गया, तो गुलाम वंश हो गया। खी से खिलजी वंश हो गया, फिर तुगलक वंश हो गया, फिर सैयद वंश हो गया, फिर लोधी वंश हो गया। ठीक है, जिसमें कि पहले हम जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। इसका टाइम पीरियड की बात बोलेंगे तो टाइम पीरियड जो रहते हैं इसका, वो रहते हैं 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, गुलाम वंश का। अब गुलाम वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया तो वो कौन होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। तो आपको सारा फोकस करना है गुलाम वंश पे। ठीक है, समझते ध्यान से। दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए ना, उसे सुल्तान कहा जाता था। और मुगल वंश जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें बादशाह कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान को क्या कहते हैं, सुल्तान कहते हैं शासक को। ओके, गुलाम वंश की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल अगर आपसे पूछ लिया तो 1206 से 1210 ईस्वी तक जो रहते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल रहते हैं। कितना रहते हैं, 1206 से 1210 ईस्वी तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल रहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या क्या काम किए थे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो किए थे, ये राजधानी बनाए थे। कहाँ पे, तो लाहौर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर राजधानी जो है वो कौन बनाए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए थे। ठीक है, गुलाम वंश की राजधानी लाहौर कौन बनाए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाते हैं। बाद में जो है इसके आगे जो शासक आते हैं इल्तुतमिश, उसके बाद जो है लाहौर से राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं। कौन, तो इल्तुतमिश। लेकिन फिलहाल कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछ लिया तो लाहौर मारिएगा। ओके, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि की बात बोलेंगे तो उपाधि जो है बहुत सारा उपाधि धारण करते हैं, जिसमें कि पहला उपाधि होते हैं सिपा सलार। सिपा सलार के जो उपाधि धारण करते हैं वो कौन करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। फिर कुरान खां की उपाधि धारण करते हैं। कुरान खां इसे इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसको मुज़्ज़मानी जो है पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खां बोला जाता था। ओके, आगे देखते हैं लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देता था गरीबों में। ओके, इसलिए इसे लाख बख्श बोला जाता था। फिर पील बख्श की उपाधि धारण किया। फिर हातिम खां की उपाधि धारण किया। हातिम खां इसलिए इसे बोला जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को क्योंकि गरीबों का मसीहा जो था ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था। गरीब को लाखों का दान दे देता था। ठीक है, बहुत ही अच्छा शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गरीबों का मसीहा कहे जाते थे, और गरीबों का जो मसीहा होता है उसी को कहा जाता है हातिम। ठीक है, तो हातिम था कहीं ना कहीं ये कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और राजधानी कहाँ बनाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो लाहौर बनाते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए ये क्या करते हैं, तो ये निर्माण करवाते हैं। निर्माण क्या क्या चीज़ का करवाते हैं, तो पहले कराते हैं कुबत उल इस्लाम। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन कराते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कराते हैं। आगे जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बोलेगा। 2.5 दिन का निर्माण कौन करवाते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ही करवाते हैं। और ये है कहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा, तो अजमेर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुतुब मीनार का जो है नींव जो रखते हैं ना, तो नींव कौन रखते हैं, तो नींव रखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ही। नींव कौन रखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ही रखते हैं। किसकी स्मृति में, तो बख्तियार काकी की स्मृति में। ओके, पूरी तरह से जो है निर्माण नहीं करवाते हैं कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पूरी तरह से कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाते हैं, क्योंकि निर्माण जो करवाते हैं पूरी तरह से, जो निर्माण करवाते हैं पूरा करवाते हैं वो इल्तुतमिश करवाते हैं। लेकिन नींव जो रखते हैं ना, पहला नींव जो रखते हैं कुतुब मीनार का, तो वो कौन रखते हैं, तो वो रखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मार सकते हैं, लेकिन आपको बोलेगा कुतुब मीनार का पूरी तरह से पुनरुद्धार, पूरी तरह से निर्माण कौन कराते हैं, पूरी तरह से कौन बनवाया था, तब बोलिएगा इल्तुतमिश। लेकिन नींव बोलेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोलिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कुतुब मीनार का जो नींव रखते हैं ये बख्तियार काकी की स्मृति में रखते हैं, क्योंकि बख्तियार काकी जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु होते हैं।
ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाना चाहते थे ये पूरी तरह से, लेकिन उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में, ठीक है, चौवन खेलते समय, इसलिए पूरी तरह से निर्माण नहीं करवा पाते हैं ये। अगला शासक आते हैं तो वो फिर निर्माण करवाते हैं अच्छे से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश के संस्थापक कहलाए थे, जब पहला गद्दी पे ये बैठा था तो अपने नाम का ना खुतबा नहीं पढ़ाया था, क्योंकि गद्दी पे बैठने के बाद ना शुक्रवार के दिन जो है खुतबा पढ़वाया जाता है। मुस्लिमों में ऐसा होता है कि खुतबा पढ़ना पड़ता है, तो वो खुतबा अपने नाम का नहीं पढ़वाए थे। ओके, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गुलाम वंश में कौन से ऐसे शासक थे जो अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाए थे, तो क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद इसकी मृत्यु 1210 में जो है चौवन खेलते समय, आज के समय में पोलो बोलते हैं, पोलो से इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब चौवन खेलते समय पोलो खेल रहे होते हैं और घोड़ा से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पोलो का जो प्रचलन हुआ है ये भारत से ही हुआ है, याद रखिएगा। और भारत में राज्य अगर पूछ लिया तो मणिपुर से ही पोलो का प्रचलन हुआ है, विस्तार हुआ है, आगमन हुआ है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अगला शासक आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल अगर पूछ लिया तो 1211 से 1236, 1211 से 1236 तक इसके कार्यकाल रहते हैं। इल्तुतमिश के पहले भी एक शासक आते हैं, तो वो शासक का क्या नाम रहता है? तो आराम शाह। आराम शाह जो रहते हैं ना, इल्तुतमिश के जो पहले आते हैं, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, ठीक है। तो आराम शाह आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, ठीक है। लेकिन आराम शाह जो है इतना ना आराम में करते थे, तो इसके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कोई काम ही नहीं किए तो पढ़ेंगे क्या। उसके बाद आराम शाह के बाद कौन आते हैं? तो इल्तुतमिश आते हैं। ओके, इल्तुतमिश आते हैं। और आराम शाह जो आते थे ना वो 8 माह के लिए शासन करते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश का कार्यकाल अगर पूछ लिया तो 1211 से 1236 तक रहते हैं। कितना जगह जो है इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से 1236 तक देते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है? 1211 से 1236 तक याद रखना है। दोनों दे तब तो आपको उसके अकॉर्डिंग याद कर लेना है। आगे देखते हैं। गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछ लिया, ठीक है, तो कौन होते हैं? इल्तुतमिश ही होते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ये क्या करवाते हैं? तो कुतुब मीनार को पूरी तरह से पुनरुद्धार करवाते हैं। कुतुब मीनार को पूरा कौन करवाते हैं? तो इल्तुतमिश ही करवाते हैं, जो हम पहले बोल दिए हैं। ओके, ये क्या करते हैं? तो तुर्कानी चहलगानी का गठन करते हैं। कौन? इल्तुतमिश। तो तुर्कानी चहलगानी क्या होते हैं? तो वो होता था 40 सरदारों का समूह। 40 सरदारों का समूह को कहा जाता था तुर्कानी चहलगानी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे बोलेगा कि तुर्कानी चहलगानी के जनक किसे बोले जाते हैं? तो इल्तुतमिश को बोले जाते हैं, जिसे बोला जाता था 40 सरदारों का समूह। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्या करता है? तो इल्तुतमिश के द्वारा मुद्रा का प्रचलन करवाता है, ठीक है। एक होता है टाका, एक होता है जीतल। टाका और जीतल का प्रचलन करवाता है। टाका होता था चांदी का, ओके, और जीतल होता था तांबा का। तो टाका और जीतल का जो निर्माण या प्रचलन जो करवाते हैं मुद्रा का, तो ये कौन करवाते हैं? तो इल्तुतमिश ही करवाते हैं। ओके, आगे इसके समय जो है सबसे पहले मंगोल आक्रमण हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गुलाम वंश में किसके समय जो है सबसे पहले मंगोल आक्रमण हुए थे, तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे इल्तुतमिश। गुलाम वंश बोले या फिर दिल्ली सल्तनत बोले, पूरा अगर कार्यकाल अगर ले लेंगे पूरा, तो दिल्ली सल्तनत में पहला जो आक्रमण हुए थे वो मंगोल आक्रमण, तो वो इल्तुतमिश के समय ही हुए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश क्या करते हैं? तो नए विभाग का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। 3 नए विभाग का निर्माण करवाते हैं, जिसमें कि पहला होता है दीवाने वजारत। दीवाने वजारत क्या होते थे? तो वो वित्त विभाग होते थे, ठीक है, वित्त विभाग, फाइनेंस। ओके, दूसरा होते हैं दीवाने रसालत। दीवाने रसालत क्या होते हैं? तो वो होते हैं विदेश विभाग। कौन होते हैं? विदेश विभाग होते हैं। दीवाने इंसा क्या होते हैं? तो वो होते हैं पत्र विभाग, ठीक है, पत्र व्यवहार, मतलब कि डाक विभाग आप बोल सकते हैं। किसको? दीवाने इंसा को। दीवाने रसालत बोल दिया तो विदेश विभाग को, दीवाने वजारत बोल दिया तो वित्त विभाग को। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस सारा निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही कराया जाता है। फिर एक और ऐड किया जाता है विभाग में, वो होते हैं कौन? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा नहीं बल्कि बलबन के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, दीवाने अर्ज। और ये क्या होता है? तो एक सेना विभाग होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दीवाने अर्ज किसके द्वारा ऐड किया गया था? तो बलबन के द्वारा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद जो है अगला शासक आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। कौन आते हैं? रुकनुद्दीन फिरोज आते हैं। ओके, तो इसके बारे में कुछ खास है नहीं, इसलिए बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगला सुल्तान आते हैं रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है ये पहली शासिका बनती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पहली शासिका अगर बोल दिया तो कौन बनती है? तो बनती है रजिया सुल्तान। ओके, इसका कार्यकाल अगर पूछ लिया आपसे तो 1236 से 1240, 1236 से 1240 तक जो है रजिया सुल्तान का ही शासनकाल रहती है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। इसकी हत्या जो है
कैथल नामक जगह पे कर दी जाती है। इसकी हत्या कौन करते हैं? तो कैथल नामक स्थान पे जो है इसकी हत्या कर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान पहली ऐसी शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत में बैठने वाली थी, ठीक है। बैठने वाली पहली शासिका अगर पूछ लिया तो रजिया सुल्तान ही रहती है। इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहते हैं और इसका हत्या जो कहाँ करते हैं? तो कैथल नामक स्थान पे इसका हत्या कर दिए जाते हैं। इसका अगर पति पूछ लिया तो इसके जो पति होते हैं वह होते हैं अल्तुनिया, ठीक है। अल्तुनिया से ही विवाह हुआ रहता है, शादी हुआ रहता है रजिया सुल्तान का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। ओके, अब देखिए ये जो है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए इसके पति कौन होते हैं? अल्तुनिया होते हैं। अब देखिए उसके बाद आते हैं बहराम शाह, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? बहराम शाह आते हैं रजिया सुल्तान के बाद। फिर महमूद शाह आते हैं, फिर नसरुद्दीन महमूद शाह आते हैं। कौन आते हैं? नसरुद्दीन महमूद आते हैं, ठीक है। क्या क्या बोले? रजिया सुल्तान के बाद कौन आते हैं? बहराम शाह आते हैं, महमूद शाह आते हैं, फिर नसरुद्दीन महमूद आते हैं, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या करवाते हैं? तो यह जो है अपना जीवन जो है बहुत मतयबी तरीका से जीता है, ठीक है। मतलब कि टोपी सी के अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टोपी सी के कौन अपनी जिंदगी को जीता था, ठीक है, तो वो कौन जीते थे? तो वह जीते थे नसरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, याद रखिएगा। टोपी सी के अपना जीवन यापन करता था। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद जो है नसरुद्दीन एक शासक को स्थापित करता है, ठीक है, एक शासक को लाता है। और वो शासक कौन होते हैं? तो वो शासक होते हैं बलबन। ये बलबन को जो है नसरुद्दीन महमूद उलुग खां की उपाधि से सुशोभित करते हैं। आगे देखते हैं। तो अब हम क्या जानने वाले हैं? बलबन के बारे में जानेंगे, क्योंकि बलबन को ही जो है उलुग खां की उपाधि देते हैं नसरुद्दीन महमूद। ओके, तो बलबन के बारे में समझते हैं। बलबन का टाइम पीरियड अगर पूछ लिया तो 1265 से 1290। बलबन का टाइम पीरियड 1265 से 1290 तक रहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर पूरा नाम पूछ लिया तो गयासुद्दीन बलबन रहते हैं। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। बलबन का टाइम पीरियड 1265 से 1290। ओके, अब देखते हैं बलबन के बारे में। अब समझते हैं ध्यान से। बलबन क्या करते हैं? ये चालीसा दल को समाप्त कर देता है, क्योंकि चालीसा दल जो है 40 सरदारों का जो समूह होता था, ये लाया कौन था? तो वो लाए थी इल्तुतमिश, लेकिन इसको बंद कौन कर देता है? तो बलबन खत्म करते हैं ये। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या किए? तो नवरोज त्योहार लाया, सिजदा और पाबोस प्रथा लाया। मतलब कि उसके सामने अगर जाना है तो पैर चूमने की प्रथा जो लाते हैं, सर झुकाने की प्रथा जो लाया था, ये सब जो है बलबन ही लाए थे। ओके, उसके बाद रक्त लौ की नीति लाया था, याद रखिएगा। उसके बाद अगला शासक आते हैं कैकुबाद जो आते हैं। उसके बाद फिर अगला शासक कौन आते हैं? सैफुद्दीन कॉमर्स आते हैं। सैफुद्दीन कॉमर्स जो होते हैं ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होते हैं। सैफुद्दीन कॉमर्स क्या होते हैं? गुलाम वंश का अंतिम शासक होते हैं। ओके, उसके बाद कौन आते हैं? तो खिलजी वंश आते हैं। खिलजी वंश के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका टाइम पीरियड की बात बोलेंगे तो 1290 से 1320 तक इसका टाइम पीरियड रहते हैं। और खिलजी वंश ऐसा वंश होता है जो कि दक्षिण भारत जीतने वाला पहला वंश होता है। इसके संस्थापक की बात बोलेंगे तो खिलजी वंश के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, और इसका टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लिया तो 1290 से 1296 तक इसका टाइम पीरियड रहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे बूढ़ा शासक होते हैं, ठीक है, सबसे बूढ़ा शासक होते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है ये कितना 80 वर्ष की अवस्था में लगभग बैठते हैं ये, ठीक है। सबसे बूढ़ा शासक अगर पूछ लिया तो कौन होते हैं? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होते हैं। अब देखिए ये होता क्या है? इसका हत्या कर दिया जाता है। किसका? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या कर देते हैं। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी कर देते हैं, ठीक है, जो पढ़ा लिखा शासक नहीं रहता है वो। तो वो होता क्या है? क्या मतलब बिना पूछे जो है दक्षिण भारत अभियान करने के लिए वो चला जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जब वो चला जाता है दक्षिण भारत अभियान करने के लिए बिना पूछे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से बिना पूछे, ठीक है, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ना अलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाद में दामाद बनते हैं, लेकिन उससे पहले जो है भतीजा होते हैं। क्या होते हैं? भतीजा होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा कौन होते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो है बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए जो दक्षिण भारत अभियान करने के लिए वो निकल जाते हैं। जब वो धन लूट के लाते हैं तो उससे ना हिसाब मांगते हैं। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किससे मांगते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी से हिसाब मांगते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको हिसाब नहीं देता है, बल्कि उसका हत्या कर देता है। बोलता है कि धन लूट के लाएंगे हम और हिसाब आपको दे। तो उसके बाद जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी जाती है। किसके माध्यम से? तो अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से। ओके, उसके बाद गद्दी पे कौन बैठ जाते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी ही गद्दी पे बैठ जाते हैं। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से। दक्षिण भारत अभियान जो किए थे अलाउद्दीन खिलजी,
तो दक्षिण भारत अभियान ये कब गए थे? 1296 में ये करने गए थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत अभियान करने के लिए गए थे। और दक्षिण भारत अभियान जो किए थे तो उस समय जो शासक थे तो वो देवगिरी का शासक था जिसका नाम था रामचंद्र। और देवगिरी किसकी राजधानी थे? तो वह थे यादव वंश की राजधानी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी गया था। कहाँ? दक्षिण भारत अभियान करने के लिए। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और देवगिरी पे कौन से वंश का शासक था? ठीक है, तो देवगिरी का शासक जो था वो रामचंद्र था, याद रखिएगा। उस समय शासक रामचंद्र ही थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका टाइम पीरियड कितना से कितना रहता है? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड रहता है। ओके, इसके बचपन का नाम पूछ लिया तो अली गुरसाप। अली गुरसाप अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम रहते हैं। ओके, इसे ना द्वितीय सिकंदर भी कहते थे। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को, याद रखिएगा। ये पढ़ा लिखा शासक नहीं था, ये पढ़ा लिखा शासक नहीं था, याद रखिएगा। ओके, ये जो है ये जब गद्दी पे बैठा तो सेना के लिए बहुत ऐसा काम किया था। जैसे कि सेना के लिए क्या क्या किया था? तो पहली बात तो सेना को अस्थायी बनाया, सेना को अस्थायी बनाया। ओके, उसके बाद सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? ये क्या करवाया? एकदा क्या हुआ था जब ये इसने गुजरात अभियान पे ये निकला था, जब ये गुजरात अभियान पे गया था अलाउद्दीन खिलजी, तो वहाँ ना 1299 में जब गुजरात अभियान करने के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी गया था तो वहाँ ना एक व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति कौन था? तो वह था हिजरा था। वो व्यक्ति कौन था? तो हिजरा था। वो हिजरा कौन था? तो मलिक काफूर था। तो गुजरात अभियान करने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी गए थे ना तो 1299 में जो गए तो वहाँ पे ना एक व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति था मलिक काफूर जो कि एक हिजरा था। ठीक है, याद रखिए क्या था? हिजरा था। इसे जब देखा तो बहुत ज़्यादा मतलब अलाउद्दीन खिलजी इसको देख के प्रसन्न हुआ कि वाह, बहुत ज़्यादा एकदम हट्टा कट्टा लग रहा है। ठीक है, अगर इसे हम सेना में शामिल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक काफूर को 1000 दिनार दे के, जिसके साथ ये काम करता था, ठीक है, जिसके पास ये मलिक काफूर था, तो उसको 1000 दिनार दे के अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक काफूर को खरीद लेता है। इसीलिए इसे जो है 1000 दिनार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान करता है। ठीक है, चित्तौड़ अभियान करता है। जब चित्तौड़ अभियान ये क्यों करता है तो आपको पता ही होगा कि इसके ऊपर एक मूवी भी बना है। वो मूवी क्या नाम है? तो पद्मावती। तो चित्तौड़ अभियान जो करते हैं वो पद्मावती के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है? पद्मावती को ये जीत नहीं पाते हैं। ठीक है, पद्मावती को तो ये जीत नहीं पाते हैं, ना उसे देख पाते हैं। ठीक है, तो चित्तौड़ के जो राजा होते हैं राणा रतन सिंह की ही पत्नी होती है पद्मावती। तो ठीक है, तो राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं। तो मुझे ना एक बार दर्शन करा दीजिए पद्मावती से। तो संजोग से क्या होता है कि पद्मावती को ये देख लेता है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन डायरेक्ट नहीं देखता, आईना में देख लेता है। तो उसको आईना क्या बोलेंगे, मतलब पानी उनी में ऐसे कुछ आईना उना में देख लेता है किसी तरह से। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि जब आईना में इतना सुंदर लग रही है तो रियल में कितना सुंदर होगा। तो इसके लिए जो है ये क्या कर देता है? चित्तौड़ अभियान कर देता है और राणा रतन सिंह के साथ युद्ध कर देता है। राणा रतन सिंह तो ये हार जाते हैं। ठीक है, और पद्मावती पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत जोर शोर से मतलब आक्रमण करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। लास्ट में पद्मावती जो है ये जोहर कर लेती है। जोहर क्या होता है? आग में कूद के अपना जान दे देती है। ओके, और सारा जो ये घटना की प्रशंसा की गई है, ठीक है, इस सारा जो उल्लेख मिलता है ये पद्मावती पुस्तक में मिलता है, जिसके लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। ओके, याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा टैक्स भी लगाते हैं, वो देखिएगा, जैसे कि जजिया, जकात, खम्स, खराज, चरी, घरी। ठीक है, जजिया क्या होते थे? तो गैर मुसलमान पे लगने वाला टैक्स, मतलब मुसलमान को छोड़ के सब पे टैक्स लगता था। जकात क्या होता था? तो रिच मुसलमान पे लगने वाला टैक्स, जो रिच है, जो परिपूर्ण है, वो जकात दे सकते हैं। ओके, खम्स क्या होता था? तो खम्स जो है सेना द्वारा लुटा गया धन होता था खम्स। ओके, जिसमें कि 75% जो है सुल्तान रखते थे और 25% जो है ये सेना में बांट दिया जाता था। ठीक है, 75% का अर्थ ये हो गया 3/4 और 25% का अर्थ क्या हो गया? 1/4 हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद खराज होता था। खराज क्या होता था? कि भूमि टैक्स होता था, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद चरी होता था। चरी क्या होता था? दुधारी पशु, दुधारू अगर पशु चर रहा है उसके एरिया में तो उसके ऊपर टैक्स लिया जाता था। दुधारू पशु पे टैक्स लिया जाता था, जिसे बोलता था चरी। घर पे टैक्स लिया जाता था। घर मतलब क्या होगा? घर पे तो अभी भी टैक्स लगता है, तो घरों पे टैक्स लिया जाता था।
ठीक है, किसके माध्यम से? अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से, क्योंकि 4 गो टैक्स लगाया था ये, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरे, 4 से ज़्यादा ये टैक्स लगाया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हैं ध्यान से। ये निर्माण करवाते हैं, निर्माण क्या क्या चीज़ का करवाते हैं? तो जमैयत खाना का निर्माण करवाते हैं, ठीक है, जमैयत खाना का निर्माण करवाते हैं, मस्जिद का निर्माण करवाते हैं, सीरी महल का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाते हैं। तो कौन करवाते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया जाता है। ओके, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाते हैं, सीरी महल का निर्माण करवाते हैं और अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाते हैं। ये कौन करवाते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी करवाते हैं। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। इसके दरबारी कवि अगर पूछ लिया तो वो अमीर खुसरो होते हैं, ठीक है, जो कि तबला के आविष्कार माने जाते हैं। ओके, अमीर खुसरो का एक बुक है, याद रखिएगा, खजाइनुल फतू जो है ये अमीर खुसरो की ही बुक रहते हैं। और नू सिपेहर भी अमीर खुसरो की ही बुक रहते हैं। तो क्या क्या बोले बुक का नाम? खजाइनुल फतू और नू सिपेहर, ये अमीर खुसरो की ही बुक रहते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अंतिम शासक जो होते हैं खिलजी वंश में, वो होते हैं मुबारक शाह खिलजी। कौन होते हैं? मुबारक शाह खिलजी होते हैं, जो कि अंतिम शासक होते हैं खिलजी वंश के। ये क्या होते हैं? ये बहुत ही मतलब बकलूल शासक बोल सकते हैं। ये दरबार में जब आते थे ना, तो नग्न होके ही दौड़े चले आते थे। बोलता था कि क्या, जब नग्न पैदा हुए तो नग्न ही चले आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जब इसको देखते थे तो बोलता था, जो उसके दरबार में रहते तो बोलता था कैसा पागल शासक है, ठीक है, उसको लगने लगता था। तो उसके बाद आपसे पूछेगा, उसके बाद ना मुबारक शाह खिलजी की फिर हत्या कर दिया जाता है। ओके, याद रखिएगा। अब मुबारक शाह खिलजी का अगर शासनकाल पूछ लिया तो 1316 से 1320 तक ये शासन करते हैं। ओके, उसके मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब नग्न होके ये चले आते थे दरबार में जब चले आते थे मुबारक शाह खिलजी, तो इसको उकसा दिया, उसी के सेनापति को उकसा दिया, जिसका नाम था खुसरो खां को ना उकसा दिया। कौन उकसा दिए? तो वो उकसा दिए गाजी मलिक। बोला कि इसका हत्या कर दो, मुबारक शाह खिलजी का हत्या कर दो, एकदम बकलूल शासक है, ये दरबार में जो है नग्न होके ही चला आता, नंगा होके ही चला आता, इसको मार दो। तो गाजी मलिक के कहने पे खुसरो खां जो है मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देते हैं। जब मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देते हैं तो बाद में जो है गाजी मलिक खुसरो खां की हत्या कर देते हैं। बोलता है कि मेरा राजा को मारेगा तुम, मेरा राजा को। उसके बाद क्या होते हैं? गाजी मलिक जो है खुसरो खां की हत्या कर देते हैं। और गाजी मलिक क्या करते हैं? ये अपना वंश की स्थापना कर देते हैं। तो देखें ना किस तरह से चालाकी किया। तो अपना वंश की स्थापना कर देते हैं गाजी मलिक, जिस वंश का नाम क्या रहते हैं? तुगलक वंश। क्या रहते हैं? तुगलक वंश। तो अब तुगलक वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है 1320 से 1414। 1320 से 1414 ये सबसे ज़्यादा शासन करता है। सबसे अगर ज़्यादा बोल दिया दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश शासन करता है तो क्या बोलेंगे? तुगलक वंश। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझते ध्यान से। तुगलक वंश में एक सेना रहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं सेना। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां बोला जाता है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद जो है इसको तेलंगाना आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो एक जाता भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तेलंगाना आक्रमण करने के लिए जो है किसको भेजता है गयासुद्दीन तुगलक? तो क्या बोलेंगे? जौना खां को भेजता है। ओके, जिसे बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम रहता है जौना खां। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक दिन क्या होता है गयासुद्दीन तुगलक का मन करता है कि चलो बंगाल वाला एरिया में जो है आक्रमण करते हैं, बंगाल वाला एरिया में जाते हैं और वहाँ से टैक्स वसूलते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ सूखा पड़ा रहता है। बंगाल वाला एरिया में जो है ये सूखा पड़ा रहता है। ओके, यहाँ ऑलरेडी सूखा पड़ा रहता है, तो इस पर क्या टैक्स लगाएगा? इसको लगने लगता है कि यहाँ क्या टैक्स लेंगे, पूरा एकदम मर रहा है लोग। तो गयासुद्दीन तुगलक को लगने लगता है। उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है ये सूचना पहुँचाता है कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली में जो रहते थे निजामुद्दीन औलिया, इसको ना बहुत सारा धन मिला रहता है पहले, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली में सूचना पहुंचाता है, जो कि दिल्ली की गद्दी पे निजामुद्दीन औलिया रहते हैं। तो दिल्ली में सूचना पहुंचाते हैं, और सूचना क्या पहुंचाते हैं कि निजामुद्दीन औलिया हम आ रहे हैं, आप जो है बहुत सारा आपको धन मिला है ना, आप सारा धन निकाल के रखिए, हम आ रहे हैं, वो धन लेंगे, टैक्स उस निकाल के रखिए। तो निजामुद्दीन औलिया जो है गयासुद्दीन तुगलक को बोलते हैं, ठीक है आइए, दिल्ली तो अभी दूर है। क्या है? दिल्ली तो अभी दूर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली अभी दूर है, ये कौन बोला था? तो निजामुद्दीन औलिया बोले थे। किसको बोले थे? तो गयासुद्दीन तुगलक को बोले थे, इस तरह से बोले थे। ओके, तो याद रखिएगा। उसके बाद जो बंगाल से जब दिल्ली के लिए निकले थे तो आधा रास्ता में जो वो थक उक जाते हैं, तो बोलते हैं
इसकी जो सेना होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को कि मेरा ठहरने का व्यवस्था किया जाए। ओके, तो लकड़ी का ना महल बनाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को रुकने के लिए लकड़ी का महल बनाते हैं। कौन बनवाते हैं? तो MBT बनवाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक बनवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, लकड़ी का महल गिर जाने से जो है किसकी मृत्यु हो जाती है? तो GST मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो समझ सकते हैं कि उसके बाद जो है कौन, गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है तो तुगलक वंश में कौन ही वंश को आगे बढ़ाएगा? तो इसी का सेनापति जो है लगभग मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये गद्दी पर बैठ जाते हैं, जो कि तुगलक वंश में अगला शासक कहलाते थे। ओके, याद रखिएगा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब समझिएगा ध्यान से, इसे ना पागल बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था, याद रखिएगा। रक्त पिपासु शासक अगर पूछेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बकलोल था। सोच सकते हैं कि इसके बकलोली के चक्कर में इसके ही राजा की जान चला गया। किसके बकलोली के चक्कर में? मोहम्मद बिन तुगलक के बकलोली के चक्कर में। इसलिए बकलोली को हम सुनाने वाले हैं। देखिए क्या क्या ये काम किया था, कितना घटिया घटिया काम किया था। देखिए, तो पागल बादशाह बोल दिया तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोले जाते हैं, रक्त पिपासु शासक मोहम्मद बिन तुगलक को बोले जाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए क्या क्या काम किया था। तो पहला किया था काम, ये दुआब पे टैक्स लगा दिया था। अब दुआब पे ऐसा एरिया था, दो नदियों के बीच की भूमि को बोला जाता है दुआब, और वहाँ पे जाके वहाँ वाला एरिया पे जो है वो टैक्स लगा दिया। टैक्स जब लगा देता है तो वहाँ ऑलरेडी सूखा पड़ा रहता है। अब जब वहाँ ऑलरेडी सूखा पड़ा रहता है, फसल उसल हुआ ही नहीं, तो वहाँ के लोग आपको टैक्स क्या देंगे? टैक्स तो देंगे नहीं। जब धनी ने कुछ कमाई नहीं, कुछ अनाज ही नहीं हुआ, तो हम टैक्स आपको क्या देंगे? राजा को क्या टैक्स मिलेगा? तो वहाँ सूखा पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी दुआ पे टैक्स वो लगा देते हैं। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कितना बकलोली काम किया। उसके बाद जो है वहाँ के जो होते हैं लोग बोलते हैं कि हम कहाँ से टैक्स देंगे हुजूर, जब यहाँ सूखा पड़ा हुआ है तो। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को बाद में रियलाइज़ होता है कि बात तो सही है, जब सूखा पड़ा हुआ है, अनाज हुआ ही नहीं, तो हम टैक्स वो कहाँ से देगा। फिर लास्ट में क्या करते हैं, किसानों के लिए, स्पेशली किसानों के लिए दीवाने कोही की स्थापना करते हैं, जिसे बोलते हैं कृषि विभाग। कृषि की देखरेख के लिए जो है एक विभाग खुलवाते हैं कि देखो कृषि में क्या चीज़ घट रहा है, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ की कमी है, सारा देखभाल करो। और एक विभाग की स्थापना करवाया, जो विभाग का नाम था दीवाने कोही, जो होता था किसानों के लिए। ओके, तो दीवाने कोही अगर पूछ लिया कि विभाग की स्थापना कौन किए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही करवाए थे। दूसरा क्या करवाए, मुद्रा का प्रचलन करवाया था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का ये प्रचलन करवाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए सांकेतिक मुद्रा में कौन सा मुद्रा होता था, तो तांबा का मुद्रा होता था, तांबा का मुद्रा होता था। अब देखिए ये बकलोली क्या किया, 2 नंबर पे देखिए, यहाँ मुद्रा का जो प्रचलन करवाए थे, ये देखिए ये बकलोली काम क्या किया था। तांबा का मुद्रा होता था, अतना को तांबा होता था, अतना को तांबा में जो है 1000 का नोट ऐसे मार दिया वो। ठीक है, और वो जो है 200 रुपये की लागत में जो है 1000 का नोट तैयार हो जाता था। और ये तैयार कौन कर लिए? कॉपी करके, तो वो कर लिए लोहार लोग। कौन कर लिए? लोहार लोग कर लिए, जो लोहार पीट के आकार में ढालते हैं, तो वो लोहार लोग तैयार कर लिए। तो ये जो है इसका मुद्रा का कॉपी होने लगा, तो इसको नुकसान होने लगा। तो फिर ये क्या किए, इसको लगने लगा कि जा हम बेकार चला दिए तांबा का सिक्का। ठीक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। फिर बाद में ये तांबा का सिक्का जो है ये चेंज करवा देते हैं। ओके, तो ये दूसरा नंबर पर ये काम किया था, खराब काम। ठीक है, तीसरा काम क्या किया था, राजधानी परिवर्तन कर दिया। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, और दिल्ली से राजधानी दौलताबाद जो ले गए वो पड़ता था महाराष्ट्र वाला एरिया में, जो कि नर्मदा ताप्ती नदी को पार करके जाना पड़ता था। और वो गर्मी के दिन में जो है राजधानी परिवर्तन कर दिया, सारा सैनिक उनिक को लेके जा रहा था। ठीक है, जब जा रहा था तो गर्मी धूप प्यास से जो है, गर्मी धूप प्यास भूख से सैनिक लोग आधा ज़्यादा आधे रास्ता में ही रह गए, मर गए। ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक जब पीछे मुड़ के देखा तो बोले कि सैनिक लोग है नहीं, दिख नहीं रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के जो साथ रहते थे, जिसे बोलते थे PA, पर्सनल असिस्टेंट, जो साथ में जो मतलब रहते थे, उससे पूछा कहाँ गया और सैनिक लोग। बोला कि हुजूर वो सब मर गया, आधे रास्ता में खत्म हो गया वो सब। भूख प्यास से मरेगा ना, इतना धूप में राजधानी परिवर्तन करवाते हैं आप, समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर वो क्या किए, फिर बोले अच्छा चलो आप, तब वो आधा ज़्यादा सैनिक जो है उसके वजह से बकलोली चक्कर में उसका वो मर गया सैनिक। तो ये किया था राजधानी परिवर्तन, इसलिए वो मारे गए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्या किया था, खुरासान अभियान किए थे। ठीक है, खुरासान अभियान किए थे। खुरासान के जो राजा थे ना, खुरासान के राजा थे, उसको पराजित करने के लिए जो है 3 लाख सैनिक तैयार किया।
3 लाख सैनिक तैयार किया और 3 लाख सैनिक को जो है 1 साल पहले ही वेतन दे दिया, 1 साल का वेतन दे दिया कि खुरासान पे जो है अभियान करना है, खुरासान पे युद्ध करना है, वहाँ के राजा को पराजित करना है और खुरासान को अपने मिलाना है। तो 3 लाख सैनिक को तैयार किया। कोई धार पिजा रहा है, कोई चाकू पिजा रहा है, कोई तलवार पिजा रहा है, कोई भाला पिजा रहा है, ठीक है, सारा सैनिक पिजा रहा था और 1 साल पहले ही उसको मतलब समेट के बोला कि चलो, एकदम रखा है एकदम अपने पास कि कभी आक्रमण होगा तो आक्रमण करेंगे। और सैनिक लोग परेशान कि कब आक्रमण होगा, कब आक्रमण होगा, कब आक्रमण होगा। और सैनिक लोग का बीवी लोग घुसिया रही थी एकदम कि आइए, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। परेशान हो गया, एकदम बौरा गया पूरा एकदम। सैनिक लोग एकदम पागल होने लगे, पता नहीं कैसा पागल के चक्कर में पड़ गए हम, अभी तक पता नहीं कब आक्रमण करेगा, कब आक्रमण करेगा। सैलरी तो मिल गया है, जा भी नहीं सकते हैं घर, कभी भी बुला सकता है, तो आक्रमण किया ही नहीं। और लास्ट में क्या हुआ, खुरासान वाला शासक से वो दोस्ती कर लिया। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए इसे पागल भी बादशाह बोला जाता था। अब मरने के बाद इसको क्या बोला गया पता है? बोला गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो गई थी तब ये बात इसको बोला गया था। तो समझ में आ गया। तो खुरासान अभियान में क्या हुआ, 3 लाख सैनिक को तैयार किया, 1 साल पहले ही वेतन उसको दे दिया। ओके, उसके बाद क्या किया, जब सैनिक लोग गुस्सा होने लगे तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगने लगा कि जा, सैनिक लोग मेरे ऊपर षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, गुस्सा हो रहे बहुत ज़्यादा। तो फिर वो क्या किया, अपने ही सैनिक को मरवा दिया। अब कैसे मरवा दिया पता है? ठंड के दिनों में जो है कराचिल अभियान कर दिया। ठंड की वजह से कितना लोग सैनिक लोग जाके मर गए। समझ रहे कितना बेवकूफ़ी किया है। तो ये सब जो काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक किया था। ओके, तो कराचिल अभियान में कितना सैनिक लोग जो है मारे गए ठंड की वजह से। ओके, अब देखिए आगे अंत में क्या होता है, तो राजा से दोस्ती कर लेता है, खुरासान के राजा से दोस्ती कर लेता है। ओके, जबकि 3 लाख सैनिक था तो भाई तुम मार करके, अच्छा से लड़ाई करके तुम खुरासान को अपने पास ला सकता था। क्या जरूरी था उसे दोस्ती करना, अपने सैनिक को मरवाना, अपने सैनिक को धूप प्यास में राजधानी परिवर्तन करके यहाँ से वहाँ करना, ठंड के दिनों में कराचिल अभियान करना, क्या जरूरी था? तो ये सब बखलूली काम किया था ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसीलिए बोला जाता है पागल बादशाह। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका जो मृत्यु होता है, इसका मृत्यु जो है 20 मार्च 51 में, मतलब कि 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 20 मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, 61 साल की उम्र में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का अगर मृत्यु पूछेगा तो सिंध प्रांत में होता है। जगह बोल दिया तो थट्टा के निकट गोडाल नामक जगह में, जिसे बोलते हैं सिंध प्रांत में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे इसकी मृत्यु जो है 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिए 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके समय में दो गो राज बट गया था, आपस में जो है बट गया था, बंटवारा हो गया था 2 राज में। पहला था विजयनगर, दूसरा था ब्राह्मणी साम्राज्य। विजयनगर की स्थापना की बात बोलेंगे तो 1336 में हरियर एवं बुक्का करते हैं, और ब्राह्मणी समाज की स्थापना बोलेंगे तो 1347 में हसन गंगू करते हैं। ठीक है, जिसे हसन गंगू कहते हैं, हसन शाह बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था, बट गया था आपस में एक दूसरे में, तो किसके समय ये बट गया था, कौन सा राज किसके समय में? तो क्या बोलेंगे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कौन सा राज? विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य। ब्राह्मणी समाज के संस्थापक हरियर बुक्का होते हैं, और हरियर बुक्का जो है ब्राह्मणी समाज की स्थापना कब करते हैं? 1336 में करते हैं। और ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना बोल दिया तो 1347 में करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर बुक्का करते हैं, अब ब्राह्मणी समाज की स्थापना 1347 में हसन गंगू करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद अगला शासक आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बोलेंगे तो वो आते हैं फिरोज शाह तुगलक। इसी ने दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, क्योंकि ये अच्छा काम किया था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शासक था फिरोज शाह तुगलक। ओके, ये जो है जौनपुर शहर को बसाया था, क्योंकि जौनपुर शहर जो है उस समय में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, इसलिए जौनपुर शहर को ये बसाया था। ओके, ये बहुत सारा विभाग की स्थापना करवाया था, जिसमें कि दीवाने खैरात था। प्रमुख विभाग याद रखना है, दीवाने खैरात था, जिसमें कि ये दान विभाग होता था। ओके, दीवाने बंदगाम था, ये बंदगाम क्या था? दास विभाग था। दीवाने बंदगाम ये दास विभाग था, और दीवाने खैरात दान विभाग था। ओके, याद रखिएगा। अब बाकी बहुत सारा चीज भी था, दारुल सफार अस्पताल और भी था। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, बहुत सारा विभाग की स्थापना करवाया था, लेकिन जो मेन था वो हम बता दिए। ओके, अब देखिए
ये जो है 300 शहर, 300 ऐसा शहर और 300 नगर बसाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ओके, ये जो है ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जो ब्राह्मण पे भी जजिया कर लगाए थे? तो क्या बोलेंगे? फिरोज शाह तुगलक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके समय जो है सबसे ज्यादा दास रहते थे। दास मतलब गुलाम। इसके समय में सबसे ज्यादा गुलाम थे, लगभग 1,80,000 जो है इसके समय गुलाम थे। किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये जो है बहुत सारा बाग बगीचा का निर्माण करवाए थे। ओके, कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। तो आपको याद रखना है, और दिल्ली सल्तनत का अगर अकबर पूछ लिया तो फिरोज शाह तुगलक को ही दिल्ली सल्तनत का अकबर बोलते हैं। ओके, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। कल जो है इसके आगे हम जानेंगे। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोग के लिए हम और भी अच्छे से मेहनत करते रहे और ये सब कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। अगर ये पूरी तरह से कंटेंट आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको इस पर बात का विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे आप क्वेश्चन। ओके, और एक बात और है कि आप अगर क्विज करना चाहते हैं लुसेंट का, स्पेशली लुसेंट का क्विज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को फिल कर देना है, और फिल कर देने के बाद जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।